Now today we are going to take up a very complicated problem in CPM, whereby you will have to arrange the table first, then we will have to construct the network diagram और उस डायग्राम में डमी एक्टिविटीज भी आएंगी और अल्टीमेटली आपको उसका क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज नोन फॉर अ प्रोजेक्ट, ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। आपके पास दो कॉलम है, एक्टिविटीज के बारे में एक नरेशन दिया हुआ है, इट मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब अगर ए लिखा है तो इसका मतलब ए मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट कैन स्टार्ट। अब इट की जगह हम पहली एक्टिविटी रखे सी, तो इस लाइन को ऐसे समझिएगा, ए मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर सी कैन स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ सी तब स्टार्ट होगी जब ए उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ए सी का प्रेडिसेसर है, मतलब सी से पहले आएगा, तो पहले ए कंप्लीट होगी, फिर अगली एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी। इसको और आगे समझा दें, एक और एग्जांपल से समझिएगा। सेकंड एक्टिविटी है बी, ये उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है 7 डेज, तो अब इसको इस लैंग्वेज में रखते हैं, बी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर डी कैन स्टार्ट। डी के सामने क्या है, डी, तो डी तब स्टार्ट होगा जब पहले बी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज प्रेडिसेसर्स हैं, ये सारी ये पहले कंप्लीट होंगी तब ये आगे वाली एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। तो अब हमें इनके अकॉर्डिंगली अपने टेबल को अरेंज करना है। ये देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास एक टेबल बनेगा, एक्टिविटी, देन प्रेडिसेसर्स जो अब तक करते भी आए हैं हम, और इनका टाइम इन डेज, राइट। एक्टिविटीज अगर आप देखें मोटा मोटा ए से लेकर के तक है, तो के भी नहीं बल्कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक। लास्ट एक्टिविटी कहां तक जा रही है, एल। तो हमारे पास एक्टिविटी की एक लिस्ट आ जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल, राइट। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट लिख लेते हैं। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, दे आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल, और इन सबके टाइम पता लग ही रहे हैं हमें। ए का टाइम है 30 डेज, टाइम इन डेज गिवन है हमें। बी का उसके साथ में है 7 डेज, सी का 10 डेज, सी के सामने लिख दिया 10, डी का 14, ई का 10, तो डी का 14, ई का 10, एफ का 7, तो एफ का 7, नेक्स्ट जी का 21, एच का 7, आई का 12, और के 30, और एल का भी हो गया 15। तो हमने यहां पर टाइमिंग्स को अरेंज कर दिया, जो जिसका टाइम था वो पूरा की पूरा अरेंज हो गया यहां पर। और अब हमें अरेंज करने प्रेडिसेसर्स। प्रेडिसेसर्स कैसे करेंगे वो समझिएगा। इसमें लिखा है ए मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर सी कैन स्टार्ट। सी तब स्टार्ट होगा जब ए कंप्लीट होगा। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि सी का प्रेडिसेसर है ए, लेकिन ए और बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सीधे इंफॉर्मेशन किससे स्टार्ट हो रही है, सी से। इसका मतलब ए का प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, डैश, और बी का भी कुछ नहीं है, डैश है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है कि सी तब स्टार्ट होगी जब उससे पहले ए कंप्लीट होगी। लेकिन ए किससे स्टार्ट होगी ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, बी किससे स्टार्ट होगी ये भी नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट जो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट कहां से होगी वो सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी कैन स्टार्ट व्हेन ए इज कंप्लीटेड। तो जब सी से ही सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ए और बी की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए और बी दोनों का प्रेडिसेसर क्या होगा, डैश। और अब सी कब स्टार्ट होगा, ए से, लेकिन ए कब स्टार्ट होगा ये नहीं था, बी कब स्टार्ट होगा ये भी नहीं था, इसीलिए ए और बी दोनों के प्रेडिसेसर में क्या रखा है हमने, डैश। नेक्स्ट समझो, डी किसके बाद स्टार्ट होगा,
B से, तो D का प्रेडिसेसर क्या हो गया? सीधे सीधे B। नेक्स्ट G किससे स्टार्ट होगा? वो भी B से होगा, तो G ढूंढो और उसके सामने भी B लिख दीजिएगा कि G का प्रेडिसेसर है B। K तब स्टार्ट होगा जब B कंप्लीट होगी, तो K भी B से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट D और G दोनों C से स्टार्ट होंगे, तो D जो है वो भी C से स्टार्ट होगा जब C कंप्लीट हो जाएगी, और G वो भी तब स्टार्ट होगा जब C कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि D का भी प्रेडिसेसर C लिखा हुआ है और G का भी C लिखा हुआ है, तो D और G दोनों के प्रेडिसेसर में हमने C भी लिख दिया। मतलब D के प्रेडिसेसर में B भी था, राइट, और G के प्रेडिसेसर में भी B भी था, और साथ ही साथ B के प्रेडिसेसर में C भी है और G का प्रेडिसेसर भी C है। नेक्स्ट, अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं? D G E तक पहुंच गए। E का प्रेडिसेसर क्या है? E का प्रेडिसेसर है D, तो E किससे स्टार्ट होगा? D के बाद। नेक्स्ट F का प्रेडिसेसर है E। F कब स्टार्ट होगा? जब E कंप्लीट होगा, तो F का प्रेडिसेसर हो गया E। प्रेडिसेसर मतलब पहले वाली एक्टिविटी जो कंप्लीट होगी तब अगली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट H I और L। H का भी प्रेडिसेसर है F, I का भी F और L का भी F। यहां तक पहुंच चुके हैं हम अभी। H I और L तीनों का प्रेडिसेसर है F, तो H पर भी F लिखिएगा, I पे भी F और L पे भी F, क्योंकि H I और L तीनों का प्रेडिसेसर है F, तो H भी तब स्टार्ट होगी जब F कंप्लीट होगी, मतलब H F के बाद आएगा। I भी तब स्टार्ट होगी जब F कंप्लीट होगी, और L भी तब स्टार्ट होगी जब F कंप्लीट होगी। लिखा ही हुआ है कि F H I L they will start when F is completed। अब देखो I का प्रेडिसेसर क्या है? G, तो I जहां पर है वहां पर G भी लिख दीजिएगा, G भी प्रेडिसेसर है इसका, तो I भी कवर अप हो गया। L का प्रेडिसेसर भी है G, तो L का प्रेडिसेसर भी है हमारे पास G, और J का प्रेडिसेसर है H, तो J कब स्टार्ट होगी? जब H कंप्लीट होगी, तो J का प्रेडिसेसर है H, और यहां पर J का प्रेडिसेसर एक और है I, ये कब स्टार्ट होगी? जब I भी कंप्लीट होगा, तो यहां पे H भी है और I भी है, राइट। J का प्रेडिसेसर था H, J का प्रेडिसेसर था I, तो J से पहले हमने क्या लिख दिया? H और I दोनों ही। L का प्रेडिसेसर है K, तो L का प्रेडिसेसर F और G के साथ साथ K भी है। ये तो हो गई हमारी एक्टिविटीज अरेंज, मतलब जो हमारे को प्रेडिसेसर दे रखे थे वो सारे हमने उनके अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिए। अब इन प्रेडिसेसर्स को ध्यान में रख के बनेगा नेटवर्क डायग्राम, वो भी सिखाते हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा यहां तक, आप काइंडली नोट डाउन द वैल्यूज अप टिल हियर, फिर आगे सिखाते हैं आपको। Right, so now we are going to start the construction of the network diagram, और वो समझिएगा A का प्रेडिसेसर है डैश और B का भी प्रेडिसेसर है डैश। इसका मतलब A भी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा और B भी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा। आप लोगों को बताया था इन डायग्राम्स में नंबरिंग बाद में होगी, पहले तो डायग्राम बनेगा फिर हम नंबर असाइन करेंगे। तो जिनका प्रेडिसेसर डैश होता है वो हमेशा फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होंगे। अगर C का भी डैश होता तो C भी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट हो जाता, लेकिन C का प्रेडिसेसर मतलब प्रीवियस एक्टिविटी डैश नहीं है। C का क्या है? A, तो C यहां से स्टार्ट हो जाएगा A से, तो C निकला A से। अब B स्टार्ट होगा जब B और C दोनों एक जगह मिलेंगे, राइट। अब यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा नोटिस करिएगा, B, C, एक तो यहाँ पर B और C मिलेंगे तो D निकलेगा, यहाँ भी B और C मिलेंगे तब वहां से G निकलेगा, और ये एक अकेली एक्टिविटी ऐसी है B जिससे K निकलेगा। तो आप लोगों के रूल पिछली क्लास में बताया था कि जब कभी किसी एक एक्टिविटी के रिसोर्सेज दो जगह लगते हैं
तो वहां पर डमी एक्टिविटी आती है। डमी कैसे आएगी? जो सिंगल एक्टिविटी है ना के, वो बी से ओरिजिनेट करनी है, तो वो तो हम बी से ओरिजिनेट कर देंगे, सिंगल एक्टिविटी के, राइट। के अकेले बी से निकलेगा, तो के को हमने अकेले बी से निकाल दिया यहाँ पर, राइट। ये एक्टिविटी के हो गई, लेकिन अब बी को सी के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से फिर डी भी निकलेंगे और जी भी निकलेंगे। तो फिर यहाँ पर एक और बी नहीं बना सकते हम, तो फिर बी से यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी जाएगी जो सीधा सी के साथ मिल जाएगी, और बी और सी के मिलने पर वहां से निकलेगी एक्टिविटी डी, और बी और सी के ही मिलने पर निकलेगी एक्टिविटी जी। ये रूल ध्यान रखिएगा, जब कभी किसी एक एक्टिविटी के रिसोर्सेज दो जगह लगते हैं या तीन जगह लगते हैं, चार जगह लगते हैं, जितनी बार भी लग जाएं, जहां पर वो सिंगल है वहां तो डायरेक्टली निकाल देना, लेकिन जहां पर वो डबल में यूज हो रही है वहां पर डमी लगा दीजिएगा। तो आप देखिए के को हमने सीधा बी से निकाल दिया, लेकिन बी के रिसोर्सेज सी के साथ भी यूज होने थे, तो बी से हमने एक डमी कनेक्ट कर दी, इसका मतलब बी के रिसोर्सेज सी के साथ मिलेंगे और वहां से फिर डी और जी दोनों एक्टिविटी ओरिजिनेट हो जाएंगी, राइट। और देखो ई निकलेगा अकेला डी से, तो ई हमने निकाल दिया डी से, ई ओरिजिनेट कर दिया डी से, और एफ निकलेगा ई से, क्योंकि एफ का प्रेडिसेसर क्या है? ई, तो एफ आ जाएगा सीधा सीधा ई के बाद। अब एच निकलेगा एफ से, तो एच जो है वो निकाल दिया हमने एच से, राइट। लेकिन यहां पर अब एक रूल और है, आई जो है वो निकलेगा एफ कॉमा जी से, तो अब एफ से निकला एच और एफ के रिसोर्सेज अब जी के साथ मिलेंगे, एफ के रिसोर्सेज जी के साथ मिलेंगे, तब वहां से निकलेगा आई। तो अब यहां पर भी वही रूल हो रहा है। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इससे अब आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे अभी बी के रिसोर्सेज दो तीन जगह लगे थे, एफ के रिसोर्सेज एक बार तो सिंगल में यूज हो रहे हैं एच के लिए, और एक बार एफ और जी दोनों के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं आई के लिए, तो वही वाला रूल एप्लीकेबल होगा। एफ से तो निकाल के डायरेक्टली एच, और अब एफ से एक डमी जाएगी जो जी से मिलेगी, तो एक डमी निकाल दी हमने, तो सीधा ये जो एक्टिविटी जी है यहां से मिल गई। तो एफ और जी, क्योंकि एक एक्टिविटी एफ सिंगल में यूज हो रही है एच के साथ अकेली, और एफ यहां पर जी के साथ यूज हो रहा है, वहां से आई निकलेगा, तो एफ और जी दोनों मिल गए, वहां से निकल गई एक्टिविटी आई। लेकिन एच सिर्फ एफ से निकल रहा था, तो वही बी वाला रूल है यहां कि एफ से निकल रहा था एच, तो एफ से निकाल दिया हमने सीधे सीधे एच, और एफ और जी दोनों एक जगह पर मिलेंगे तब जाकर निकलेगा आई, तो एफ और जी दोनों को एक जगह मिला दिया हमने, उसके लिए एफ से एक डमी गई जो जी के साथ मिल गई, और वहां से निकल गई एक्टिविटी आई। नेक्स्ट, जे से पहले है एच और आई। अब जे से पहले एच और आई है, तो ये एच और आई दोनों को एक जगह मिला देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, एच और आई दोनों एक जगह मिल गए, और वहां से निकल गई एक्टिविटी जे, क्योंकि जे से पहले क्या है? एच और आई। अब के से पहले था बी, तो के तो हमने निकाल ही दिया था, और उससे इससे निकाला था बी से, तो के निकला बी के बाद। लेकिन अब एल से पहले एफ जी के, तो एफ और जी ये दोनों में मिल ही रहे थे, यहां से अब एक डमी जाएगी एफ और जी की जो यहां के पर मिल गई, तो एफ जी और के तीनों एक जगह मिले और वहां से निकल गई एक्टिविटी एल, क्योंकि एल से पहले क्या क्या मिलेंगे? एफ जी और के, तो एफ और जी ऑलरेडी एक जगह मिल चुके थे, यहाँ जी और एफ से कनेक्शन था, एफ से डमी गई, तो यहाँ एफ और जी दोनों मिल रहे हैं, और एफ और जी को अब के से मिलाना है, तो एफ और जी पहले ही आए तो वहां से निकल ही गया था, तो अब एफ और जी के लिए एक सिंबॉलिक कनेक्शन यानी कि एक डमी यूज करी हमने, तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि एफ जी और के तीनों एक जगह मिल गए, और वहां से क्या निकल गया? वहां से निकल गई एक्टिविटी एल। अब डायग्राम कभी ओपन नहीं रहता, तो अब हम एक टर्मिनल पॉइंट बना देंगे, और अपनी सभी एक्टिविटीज जो ओपन है उनको इस टर्मिनल पॉइंट पर हम
क्लोज कर देते हैं। सो दिस विल बी योर डायग्राम। डायग्राम बन जाए, फिर नंबरिंग कर दीजिएगा। इसको मिला 1, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए आप नंबर 2, देन 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए नंबर डालते जाइएगा। 7, 8, 9, देन 10 और लास्ट वाले को मिल गया 11। नेक्स्ट, अब इनका टाइम प्लेस कर देंगे। ए का टाइम है 30, वो ए के साथ प्लेस कर दिया। बी का 7, सी का 10, डी का 14, ई का 10, एफ का टाइम है 7, तो एफ का 7, जी का है 21, एच का 7, एच का टाइम 7, डमी का टाइम 0 होता है, याद रखिएगा। डमी के टाइम को हमेशा 0 से शो करेंगे। आई का 12, तो आई इसका टाइम हमने शो कर दिया 12 से। जे का टाइम है 15, तो जे का 15, के का 30 और एल का टाइम है 15। तो ये तो बन गया हमारा नेटवर्क डायग्राम। अब इस डायग्राम के बाद हम निकालने जा रहे हैं इसका क्रिटिकल पाथ। एक बार ये डायग्राम नोट कर लीजिएगा। काइंडली टेक डाउन दिस डायग्राम, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। ओके, अब क्रिटिकल पाथ का रिवीजन कराते हैं। ये निकलता है दो कांस्टेंट की हेल्प से, ES और LF। ES का फुल फॉर्म होता है अर्लीस्ट स्टार्ट, LF का फुल फॉर्म होता है लेटेस्ट फिनिश। और आप लोगों को एक रूल बताया था कि ES में तो लेते हैं हमेशा हाईएस्ट और LF में लेते हैं आप हमेशा लोएस्ट। ES में हाईएस्ट, LF में लोएस्ट। तो ES नंबर 1 पे तो होगा हमेशा 0 से स्टार्ट किया, 0 + 30, ES क्या आ जाएगा हमारे पास 30। नंबर 2 पर 0 + 30 30, 0 प्लस इसका टाइम कितना है 7, तो 0 + 7 क्या हो जाएगा 7। हर इवेंट पर अर्लीस्ट स्टार्ट निकालते जाएंगे आप। नंबर 4, यहाँ पर दो पाथ है, 7 + 0, या तो आप 7 लिख सकते हो, 30 + 10 40 लिख सकते हैं। सिंस वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 40। 30 यहाँ तक था, इस काम को करने में 10 डेज और लग रहे हैं, तो 30 + 10 हो गया 40। और चलते हैं आगे, 4 to 5, 40 + 14, ES हो जाएगा 54। 40 + 14 is 54, 54 + 10, ES हो गया यहाँ पर 64। 64 + 7, ES हो गया 71। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नंबर 8 पर। नंबर 8 पर जब आप ES निकालेंगे तो यहाँ दो रास्ते हैं, एक तो 7 to 8 और एक 4 to 8। अगर आप 4 से 8 पर आ रहे हैं तो 40 + 21, या तो आप 61 लिख सकते हो, या फिर आप 71 + 0 71 लिखेंगे। सिंस वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 71। और चलते हैं आगे, नंबर 9। नंबर 9 पर ES देखेंगे हम, या तो 71 + 7 78 लिख दो, या 71 + 12 83 लिख दीजिए। राइट, दोनों तरफ एनालाइज करना, या तो डायरेक्टली 7 से 9 आ जाओ आप, तो 71 + 7 क्या होता है 78, और 71 + 12 दोनों का टोटल किया तो 83। वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू 83। इसी तरह से नंबर 10 पर ES निकालेंगे हम। एक तो ऐसा कर सकते हैं आप कि 7 + 30, या तो 37 लिख देना, ये रफ में करके देखना है आपको। यहाँ पर 7 था, इस पाथ का जो वैल्यू है वो 30 है, तो 7 + 30 या तो 37, या 71 + 0 71, तो 0 ऐड करने के बाद भी ये 71 ही ज्यादा है, तो ES में हमेशा क्या लेना है आपको हाईएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर 10 पे 71। अब ES लास्ट पर,
या तो आप 83 प्लस 15 98 लिख दीजिएगा, या फिर 71 प्लस 15 86 लिख दीजिएगा। दोनों में से हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट क्या हो जाएगा 98। तो सिंस वी हैव टू टेक द हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 98। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। नंबर 1 से स्टार्ट करना, ये 0 लेकर टाइम को ऐड करते जाइएगा। जहां भी 2-3 रास्ते मिले आपको लेना है हमेशा हाईएस्ट। कीजिए नोट, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। काइंडली नोट डाउन द कैलकुलेशन ऑफ ES। फिर हम स्टार्ट करेंगे LF की वैल्यू, और LF जितना ES होता है लास्ट पॉइंट पर, उतना ही LF लेटेस्ट फिनिश लेकर स्टार्ट करेंगे हम लास्ट पॉइंट पर। और उल्टा चलते हुए टाइम को माइनस करते हुए नंबर 1 पर LF की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए, वो 0 आ जाएगी, इसका मतलब कैलकुलेशंस ठीक है। 0 नहीं आई, दैट मींस देयर इज सम मिस्टेक। सो वी स्टार्ट। अब 98 में से पहले तो 15 माइनस करिए, नंबर 10 पर पहुंच रहे हैं हम। 11 से 10 एक ही रास्ता है, तो 98 माइनस 15 LF की वैल्यू आ जाएगी 98 माइनस 15। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स फॉर दैट आल्सो टू बी सेफ। ये हो जाएगा 83, राइट। अब 83 जो 8 है उसके दो रास्ते हैं, या तो 10 से 8 या 9 से 8। तो हमें पहले 9 का निकालना पड़ेगा। इसका कैसे आएगा 98 माइनस 15, इसका भी LF आ गया 83, राइट। अब नंबर 8 के लिए दो रास्ते हो गए, या तो 83 माइनस 0 83 लिखो यहां से 10 to 8, या LF इधर 83 माइनस 12 83 में से 12 गया तो ये हो गया 71। लेना क्या है हमें LF के लिए लेना है हमेशा लोएस्ट, राइट। ये पहले भी सीख चुके हैं आप, LF के लिए लेना है लोएस्ट। तो 83 माइनस 12 LF की वैल्यू हो जाएगी लोएस्ट 71। अब LF के लिए काम कर रहे हैं, टाइम को लेस करते हुए दोनों तीनों रास्तों में से जो भी लोएस्ट होगा हमेशा वही लेना है। नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 के भी दो रास्ते हैं, या तो आप 9 से 7 जाओ या 8 से 7 जाओ। अगर 9 से 7 जा रहे हैं तो 83 माइनस 7, तो 83 माइनस 7 क्या हो जाएगा 76। और एक है नंबर 8 पे LF 71 माइनस 0, 71 ही रह जाएगा। तो दोनों में से लोएस्ट लेना है, और लोएस्ट क्या हो जाएगा LF की वैल्यू 71। जितने भी रास्ते हो उनमें से हमेशा आपको लोएस्ट लेना है LF के लिए। नाउ नेक्स्ट 7 से गए 6, एक ही रास्ता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 71 माइनस 7, तो ये आ गया LF की वैल्यू 64। 71 में से 7 माइनस किया, 64 माइनस E का टाइम 10, तो 64 माइनस 10 LF क्या हो गया 54। जहां एक एक रास्ता है वहां तो सीधा टाइम माइनस करते जाइए। जैसे नंबर 5 से 4 पर आ रहे हैं, लेकिन 4 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, 5 से 4 और 8 से 4। अब ध्यान देना, अगर आप 8 से 4 पर आ रहे हो तो 8 पर वैल्यू क्या है 71, 71 माइनस 21 किया, ये तो हो गया 50। लेकिन अगर आप 5 से 4 पर आ रहे हैं तो 54 माइनस 14, ये हो जाएगा 40। और लेना क्या है हमें लेना है LF के लिए हमेशा लोएस्ट, और लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, द लोएस्ट वैल्यू विल बी 40, सो LF विल बी इक्वल टू 40। नेक्स्ट अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 के भी दो रास्ते थे, एक तो 4 से 3, तो 40 माइनस 0, या तो 40 लिख लो आप, या 10 से 3, 10 पे था 83 और 83 माइनस 30 किया तो 53 आएगा। तो 40 और 53 में से लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई LF की, वो जाएगी 40, राइट। तो देखा लोएस्ट नंबर 10 से 3 पर 83 माइनस 30 या तो 53 था, या 40 माइनस 0 40 था। दोनों में से लेना है लोएस्ट, और लोएस्ट क्या हो गया 40। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, एक ही रास्ता है, LF है 40, राइट, इट इज 40। 40 माइनस 10 किया तो 40 माइनस 10 LF कितना हो गया अपने पास 30।
और नंबर 1 पर पहुंचने के दो रास्ते थे, 40 माइनस 7 या तो 33 लिख दो, और 30 माइनस 30 LF की वैल्यू आ गई 0, ये 0 आ गई, तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि अब हमारी कैलकुलेशंस काफी हद तक सही हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, लेकिन पहले LF का कैलकुलेशन नोट कर लीजिएगा। नंबर लास्ट 11 से शुरू किया था हमने, जितना ES होता है लास्ट में उतना ही LF लेना होता है लास्ट में, और चलते चलते हमें नंबर 1 पर वैल्यू LF की 0 ही आनी चाहिए, वो नहीं आए, दैट मींस देयर इज सम एरर। तो काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी विल फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। ओके, नेक्स्ट, अब क्रिटिकल पाथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे स्लैक, स्पेलिंग है SLACK, स्लैक। And what is a slack? Slack is defined as the positive difference between LF and ES. LF और ES के बीच के positive difference को बोला जाता है slack. And slack is the determinant of critical path. Slack से पता लगता है कि critical path कौन सा होता है। तो ES LF 0 और 0 का difference क्या हो गया? 0. नंबर 2 30 का positive difference 0. नंबर 3 40 और 7 का डिफरेंस 33. नंबर 4 40 का डिफरेंस 0. हर जगह पर ESLF का पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। नंबर 5 54 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0. नंबर 6 64 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0. 7 पे 71 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0. नंबर 8 71 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0. और कौन सा रह गया? नंबर 10 83 और 71 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 12. नंबर 9 83 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 0. और आखिर में 98 का पॉजिटिव डिफरेंस भी हो गया 0. तो हर जगह पर, हर इवेंट पर हमने स्लैक निकाल लिया, और अब क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जो उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनाया जाएगा जहां जहां पर स्लैक 0 होगा। सो नाउ सी, आपको वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं जहां जहां स्लैक 0 है। तो 1 से शुरू करेंगे हम, 3 पे तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 3 पर स्लैक 33 है। हमें कहां पर ट्रैवल करना है? जहां जहां स्लैक 0 होगा, और वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, कोई भी ड्रॉप नहीं करना, कोई भी छोड़ना नहीं है। सारे पॉइंट कवर करके जो पाथ बनेगा वो होगा क्रिटिकल पाथ। और कौन से सारे पॉइंट कवर करने? जहां जहां पर स्लैक आपका 0 होगा। तो सी, 1 से गए हम 2 पर, इसको डबल लाइन से मार्क करना। 2 से 4 का स्लैक 0 है, तो 2 से आ गए हम, 2 से सीधा 4 पे। 4 से गए हम स्लैक 0 था 5 से गए 6 से 7. अब 7 से आप देख रहे हैं 9 पे भी स्लैक 0 और 8 पे भी 0 है, तो आप छोड़ नहीं सकते कि 7 से सीधा डायरेक्ट 9 पे आ जाओ। आपको क्या बताया था? आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं जहां जहां स्लैक 0 होगा। तो 7 से आ गए आप 8 से 9 और 9 से 11. 10 पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 10 पे स्लैक है 12. सो आवर क्रिटिकल पाथ, अब जो सबसे क्रूशियल आंसर है, क्रिटिकल पाथ इज 1 to 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 11, राइट। और इसको अल्फाबेटिकली लिखा जाए तो 1 to 2 था A, राइट, A से गए हम फिर C, सो A C D E से आगे F, डमी का कोई नाम नहीं होता, राइट। तो F के बाद I, और I के बाद आ गए आप J पर, राइट। तो ये क्रिटिकल पाथ क्या बना? A C D E F I और J। और इसका टाइम ऐड कर दो,
अपने अपने कैलकुलेटर से करिएगा। 30 + 10 40, 54, 64, 71, 83 और 15 98 डेज। और आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन वही होगी जो लास्ट पॉइंट पर ES और LF की वैल्यू होती है। तो ये एक और तरीका है इसको वेरीफाई करने का। सो नाउ दिस केस स्टडी इज कंप्लीट। यू हैव इनिशियली अरेंज्ड द एक्टिविटीज, फिर आपने प्रेडिसेसर्स के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया, उनको नंबर्स दिए, डायग्राम को नंबर्स देने के बाद फिर हमने ES और LF निकाला, उनकी हेल्प से स्लैक निकाला, और जहां जहां स्लैक 0 था वो सारे पॉइंट्स कवर किए। उन पॉइंट्स को कवर करने के बाद आ गया क्रिटिकल पाथ, और क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन थी 98 डेज।